Hello everyone. So in this lecture we will study the very important topic of the physics, that is the free body diagram. It's a good topic of Newton's law of motion topic that is taught in class 11th, and in this lecture that is I am going to telling you it's a important thing if you are preparing for JEE and NEET. Okay, so let's see FBD. FBD is basically the free body diagram. What is a free body diagram? In the free body diagram I am going to explain you how in a body all the forces and all the reaction forces should be represented. So in a good manner, if we are representing all the forces in a good manner, then we can find everything that is asked in the question. Okay, so let's see. Let's suppose ये मेरा कोई ब्लॉक दे रखा है, ब्लॉक ए, ये कोई मेरा एक ब्लॉक दे रखा है ए जिसका मास m है. ओके, अब ये मेरा क्या है, ये मेरा एक सरफेस है अर्थ पे. अब इसका जो मास है, इसके पास कुछ मास है. अब ये मेरा अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है तो इस पर कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा हुआ है. एक्चुअली मेरा फ्री बॉडी डायग्राम है क्या, रिप्रेजेंटिंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी. ओके, सो इस बॉडी, ये मेरा कोई एक बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कहाँ कहाँ फोर्सेस लग रहे हैं, वो सब हम देखेंगे. ओके, तो ये मेरा कोई मास है अर्थ पे रखा हुआ है तो मेरा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसको हम mg कहते हैं. अब ये हमने अभी मेरा एक नेक्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने बताया था आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपको बताया गया है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे mg फोर्स लगा रहा है तो ये अर्थ भी इस ब्लॉक पे mg फोर्स लगाएगा. और कैसे लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, एंड इक्वल फोर्स लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में. सो ये भी एक ऐसे इधर ही फोर्स मारेगा जिसको हम r से डिनोट कर रहे हैं. लेट्स से n है नॉर्मल फोर्स, और ये नॉर्मल किसके बराबर होगा बच्चों, mg के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जितना फोर्स नीचे लगा रहा है उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. मैग्नीट्यूड मेरा सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा. ओके, सो ये मेरा कोई ब्लॉक था, ये सरफेस पे रखा था, इस पर मैंने टोटल फोर्स रिप्रेजेंट किया. ये नीचे ग्राउंड पे mg लगा रहा था, ऊपर ये नॉर्मल मार रहा था. ओके, अब ये मेरा मैंने मान लिया है कि वैक्यूम में रखा हुआ है, तो बस एक सरफेस है जिस पे मास mg लग रहा है, तो ये हुआ मेरा FBD. सो बेसिकली मेरे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स होंगे, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे, डिफरेंट टाइप की सिचुएशन दी गई होंगी और हमें उनका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना होगा. और क्वेश्चन में जैसा कुछ पूछा होगा हमें वैसे क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा. तो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन में मेरा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, जैसे ये मेरा दे रखा है और कुछ इस तरीके से है, एक ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक है कुछ इस तरीके से. थोड़ा डायग्राम मैनेज कर लियो तो ठीक है. ये मेरा ब्लॉक ए है, ये मेरा ब्लॉक बी है, ये मेरा ग्राउंड का सरफेस है. अब मैंने मान लिया ये m1 मास है और ये m2 मास है. ठीक है, अब मुझे इसका FBD रिप्रेजेंट करना है, FBD ड्रॉ करना है. FBD ड्रॉ करने का मतलब जितने फोर्स इस पे लग रहे हैं मुझे वो सारे फोर्स इस पे रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे करेंगे, देखो ये मास m1 है, ये ग्राउंड पे है, तो इसका फोर्स m1g लग रहा होगा. ये m2 मास है, इसका अलग फोर्स लग रहा होगा m2g. ओके, अब इसका नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा n1, इसका भी नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा n2. अब ये दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे के यूं आपस ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये भी आपस में एक फोर्स लगा रहा है. जो फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है. क्यों? क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो ये ऑब्जेक्ट भी अगर यहाँ पे फोर्स कुछ भी लगा रहा है F1, तो ये भी लगाएगा F1. ठीक है, और ये नॉर्मल, ये जो फोर्सेस हैं ये आपस में कट जाएंगे और ये ऑब्जेक्ट जो भी मेरा रखा हुआ है सिस्टम, ये बैलेंस्ड रहेगा. ठीक, और न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन में ये भी होता है, जैसे कि जो भी है फोर्स ऑन ए विद ड्यू टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. सो दिस कंडीशन अप्लाइज हियर. ओके, नाउ let's we take the another examples for drawing the FBD of the diagrams. So let's see if there is a cylindrical not cylindrical, a spherical object. Okay, here a spherical object is given and it's a ground. If we ask to draw FBD, so how you will draw?
Okay, so let's see how we will draw its FBD. So let's suppose there is a center of the sphere. Okay, here is a center of the sphere. अब हमें बात करना है यहाँ पे हम FBD कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जो भी मेरा स्फीयर होता है उसमें अगर मैं नॉर्मल मेरे को ड्रॉ करना है तो नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जो मेरा नॉर्मल होगा, नॉर्मल फोर्स होगा, वो हमेशा सेंटर से पास होगा। यहाँ पे कोई mg फोर्स लग रहा होगा नीचे और ये जो ग्राउंड फोर्स लगा रहा होगा वो नॉर्मल, ये हमेशा मेरा सेंटर से पास होगा। ठीक है, तो ये था मेरा स्फीयर की केस में हम FBD कैसे ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम इस लेक्चर में सिर्फ सारे एग्जांपल्स देख लेंगे जितने पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि एग्जांपल ही है जो हमारे काम का है। ठीक है, अब जैसे ये मेरा कोई इंक्लाइन सरफेस है, कोई भी एक इंक्लाइन सरफेस है मेरा। अब यहाँ पे मेरा कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये कोई ब्लॉक रखा है m मास का। ठीक है, ये कोई एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। ओके, सो अब मुझे यहाँ पे इसका FBD ड्रॉ करना है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इसका मास, यहाँ पे नीचे mg लगेगा, ड्यू टू ग्रेविटी मास mg लग रहा है। और ये जो वेज है, ये जो भी मेरा इंक्लाइन सरफेस है, ये नॉर्मल फोर्स मारेगा ही मारेगा। और ये नॉर्मल फोर्स कैसे मारेगा, नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये मेरा सरफेस है, अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर मेरा नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो ये हुआ मेरा नॉर्मल फोर्स, ये हुआ मेरा नॉर्मल फोर्स। ओके, सो बेसिकली मुझे ध्यान क्या रखना है, जो भी मेरा नॉर्मल फोर्स होता है ना, वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है उस ऑब्जेक्ट के। ठीक, जैसे मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये ब्लॉक रखा था, तो नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा था, यहाँ पे नीचे mg और यहाँ पे नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर सरफेस के लग रहा था। और ये स्फीयर की कंडीशन में मेरा क्या था, ये मेरा नॉर्मल, ये मेरा स्फीयर था और ये भी नॉर्मल यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा था। और आगे की सिचुएशंस में यहाँ पे भी क्या था मेरा, यहाँ पे कोई मास m था, यहाँ पे भी नॉर्मल इस तरीके से लग रहा था और यहाँ पे mg लग रहा था। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक अलग सी सिचुएशन देखते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाते हैं की कोशिश करते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है हमारे को। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया है, ये कोई मेरा एक स्फीयर है। ओके, अब मैंने यहाँ पे कोई इसको एक इंक्लाइन सरफेस में मैंने रख दिया, इस स्फीयर को मैंने किसी एक इंक्लाइन सरफेस पे रख दिया है। ठीक है, अब इसमें FBD ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम वो देखते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे नीचे एक मास mg लग रहा होगा ड्यू टू द ग्रेविटी। अब ये जो सरफेस है, ये इस सरफेस पे टिकी हुई है। ठीक है, अब ये सरफेस पे टिकी हुई है, तो मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किधर लगेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये मेरा सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से पास होगा, ये मेरा होगा नॉर्मल वाला रिएक्शन, नॉर्मल वाला फोर्स। तो इस तरीके से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए, ऐसे सिचुएशंस के लिए। अब कुछ स्पेशल सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि मेरा देखते हैं, एक मिनट। तो मेरा कुछ स्पेशल सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि ये कोई मेरा वेज है, ये कोई वेज है, ऐसे वेज बनाते हैं। यहाँ पे कोई m मास का है, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है और यहाँ पे एक अनदर मास रखा हुआ है, ये भी m मास का है, ये भी m मास का है। ठीक है, अब मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे आइए देखते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे पहली बात तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का बना लो। यहाँ पे नीचे mg, इसका भी नीचे mg। ओके, मैंने एज्यूम कर लिया है कि ये जो वेज है ना, ये मासलेस है, तो इसका कोई मास नहीं है। और ये जो पुली है, इसका भी कोई मास नहीं है। और ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, इसका भी कोई मास नहीं है। ये मैंने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया। तो जितने भी फोर्सेस हैं सबको रिप्रेजेंट कर दो। पहला फोर्स मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि mg नीचे लग रहा था। दूसरा ये नॉर्मल फोर्स मारेगा, ये मान लिया मैंने n1। यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स मारेगा n2। मैंने ऐसे ही क्यों बनाया है, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो ये हुआ मेरा n2 और ये हुआ मेरा n1। अब ये जो मेरी रस्सी लगी हुई है, यहाँ पे टेंशन फोर्स होगा T। अब ये रस्सी तो एक ही रस्सी है, तो जितना फोर्स टेंशन यहाँ पे होगा उतना ही टेंशन यहाँ पे भी होगा। ठीक है, जितना फोर्स यहाँ पे भी होगा उतना ही यहाँ पे होगा। ओके,
क्यों ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि रस्सी सेम है। अगर रस्सी अलग होती तो मेरा टेंशन ये T1 T2 ऐसे हो जाता, क्योंकि रस्सी एक ही है तो टेंशन फोर्स भी एक ही रहेगा। ओके, सो इस तरीके से हम ये इस टाइप के सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी टाइप के सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। किसी टाइप का भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको कुछ भी नहीं करना है, सारे फोर्स को रिप्रेजेंट कर देना है। अभी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, टेंशन वाली फोर्स है, और फिर यहाँ पे अगर रस्सी दी गई होगी तो टेंशन फोर्स लगेगा, और नहीं तो नॉर्मल फोर्स मेरा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता ही है। और अगर फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा मेरा, अगर यहाँ पे फोर्स T लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, बहरहाल मैं अभी यहाँ पे फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है। ओके, जब फ्रिक्शन की बात करते तो आप फ्रिक्शन फोर्स भी रिप्रेजेंट करते हो, और यही मेरा कहा जाता है कि फ्री बॉडी डायग्राम, और ये सारे फोर्स को रिप्रेजेंट करना ही हमारा कहलाता है एबिलिटी ड्रॉ करना। सो दिस लेक्चर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप जरूर देखना इस लेक्चर को। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाली लेक्चर को भी जरूर देखना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखा है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।